साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं सर। अभी तक हमारे जैसे कि जो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। अभी तक सर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन तो सर इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक अभिभावकों को मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अभी बच्चों के लिए या 18 साल से कम उम्र के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो उन्हें बचाने या सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? ओके सर, और डॉक्टर जैन आप हमारे साथ मौजूद हैं? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ। जी। देखिए, अभी तक डीसीजीआई या जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने परमिशन केवल 18 इयर्स एंड अबव वालों को दी है, परंतु कोवैक्सीन ने 2 to 18 इयर्स के बीच में ट्रायल स्टार्ट कर दी है। ये 3rd फेज की ट्रायल है और इसके रिजल्ट्स 3 से 4 महीने मैक्सिमम आ जाएंगे। उसके बाद हम 2 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर ये जो 3rd वेव की बात चल रही है कि इसमें ज्यादातर बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो उसके बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस लहर को कमजोर करना बच्चों के लिए का एक बहुत उत्तम उपाय है, और वो ये है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को वैक्सीनेट करना, जिसमें उनके माता पिता भी शामिल हैं। अगर माता पिता और घर के अन्य वयस्क कम वैक्सीन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे कम इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर घर में रहते हैं। अभी स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, तो उनके चांसेस इन्फेक्ट होने की कम रहेगी। दूसरा जो ये अहम बात है, बच्चों में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना जरूरी है। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क लगाना चाहिए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रॉपर टेक्निक बताना जरूरी है। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि अगर पेरेंट्स को अगर दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, उनके रिलेटिव्स को लग चुके हैं, उनके आसपास के पड़ोसी को लग चुके हैं, तो बच्चों में संक्रमित होने की चांसेस बहुत कम है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मेड्स और सर्वेंट्स घर में आते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो जिसका हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों को संक्रमित होने से हम बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या वैक्सीन के नए वेरिएंट्स जो हैं वो उस पे वैक्सीन असरदार है? जब से ही कोरोना वायरस आया उसके बाद से सबको इंतजार रहा कि वैक्सीन कब आएगी। हालांकि जब वैक्सीन आ गई तो इस बात का भी सवाल उठे कि क्या जो नए वेरिएंट्स हैं उन पर भी वैक्सीन उतनी ही असरदार है। तो कोविड-19 वैक्सीनों को लेकर उम्मीद ये है कि जो वायरस के नए म्यूटेशंस हैं उनके खिलाफ वो सुरक्षा दे सकती है। ये गंभीर रूप से बीमार मतलब यानी कि अगर कोई इंसान वैक्सीनेटेड है तो इस बात की उम्मीद है कि वो गंभीर रूप से बीमार नहीं होगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु से भी वो बच सकता है। वैक्सीन एक व्यापक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तैयार करता है, यानी कि वो एक ऐसा रिस्पॉन्स डेवलप करता है जिससे म्यूटेशन पर पूरी तरह बेअसर होना चाहिए। कोविड-19 के वायरस के नए म्यूटेशन से लेकर अभी तक जितने भी आंकड़े हैं वो जमा किए जा रहे हैं। जी, वैक्सीन लेने के बाद पहले और बाद में क्या करें? जी सर। जो पहले जो वेरिएंट्स आए हैं, जैसे एक यूके आया है, ब्राजील आया है, साउथ अफ्रीकन आया है, फिर डेल्टा आया है, जो कि इंदौर में एक सुपर स्प्रेडर के रूप में आया था। तो ये जितने भी जब म्यूटेशन ज्यादा होते हैं, वेरिएंट्स डेवलप होता है। तो इन सब के अगेंस्ट में अभी तक जो रिपोर्ट आई है, जो वैक्सीन हम इंडिया में यूज कर रहे हैं या जो बाहर फाइजर या मॉडर्ना का यूज हो रहा है, ये दोनों वैक्सीन बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर में हुआ है, जहाँ 8,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करा गया। इन 8,000 हेल्थ वर्कर्स में दोनों डोज मिले उनको। उसमें दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन थे। इसमें केवल 680 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन और डिजीज क्या होती है। इन्फेक्शन मतलब अगर वायरस शरीर में पहुंच गया तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। जब उस वायरस के कारण सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसको डिजीज बोलते हैं। तो 680 में से 610 लोगों को केवल एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ, तो कोई लक्षण नहीं थे। केवल 64 लोगों को 64 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। केवल 4 लोगों को ऑक्सीजन लगी, केवल 2 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया और किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो ये इंडिकेट करता है कि वैक्सीन बड़ा प्रभावी है इस डेल्टा वायरस के अगेंस्ट में। और उम्मीद है कि आने वाले जो म्यूटेशन होंगे उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, बट
ऐसी उम्मीद है कि शायद वायरस उन वेरिएंट्स के अगेंस्ट में भी काफी इफेक्टिव होगा। तो अभी जो दोनों वैक्सीन है बड़े इफेक्टिव है, सुरक्षित है, कारगर है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। और ये जो जन जागरण अभियान है हमारा आज वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए, उसमें एक बहुत क्लियर कट एक मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीन वैक्सीन एंड वैक्सीन, केवल यही एक हथियार है हमारे पास जिससे हम इस महामारी को रोकने या कमजोर करने में सफल हो सकते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि हमें सर ने बताया कि जो भी वैक्सीन मिले उसको ज़रूर लगवाएं, और दोनों ही वैक्सीन पूरी तरीके से भरोसेमंद भी हैं हमारे मैं लिए। इसमें ऐड करना चाहूंगा, जी जी सर। कि जो भी वैक्सीन लगाएं वो अच्छी वैक्सीन है, और किसी भी भ्रम में ना जाएं, क्योंकि लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये वैक्सीन अच्छी है, ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। इस भ्रम में नहीं जाएं, क्योंकि ये देखा गया कि आप जो सी भी वैक्सीन लगाते हैं, जो डॉक्टर हेमंत जैन ने भी कहा कि वो हमें कम से कम यदि बीमारी होती भी है तो हमारे को सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते, सिवियरिटी उसकी कम हो जाती है। काफी कुछ ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ, बहुत कम परसेंटेज थी जिनको हुआ, लेकिन उनके सिम्टम्स ज्यादा नहीं हुए, उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं डॉक्टर सदगुरु जी ने कहा, जैसे कि उन्होंने वहां पे कैंपेन किया, क्योंकि लोगों ने अफवाहें फैलाई, और हमारे काफी बड़े बड़े लोग जो नामी लोग हैं वो भी बड़ी अफवाहें फैला रहे हैं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाया, वैक्सीन लगाने की, जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनकी भी हो गई। बड़े नामी नाम है जो नाम ले रहे हैं, रामदेव जी नाम ले रहे हैं कि मैंने देखो वैक्सीन नहीं लगाया, और जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनका देखो क्या हाल हुआ। देखिए, ऐसी अफवाहों में नहीं जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो सुरक्षित रहे हैं, और जिनको बीमारी भी हुई है तो भी उनको बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं हुए। आज की तारीख में सबसे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास है वो सिर्फ वैक्सीन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैनी। डॉक्टर सैनी, हमारे साथ हमारी पार्टिसिपेंट एक मौजूद है, सौम्या चतुर्वेदी, और उनका सवाल है कि इज देयर एनी सीरियस इफेक्ट ऑन कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स? किस बारे में? सर, क्वेश्चन पूरा बताएंगे मुझे, क्या क्वेश्चन जी है? जी सर, उनका ये सवाल है कि जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, क्या उनके लिए कुछ उनके ऊपर सीरियस सिचुएशन हो सकती है? देखिए, कोई सीरियस इफेक्ट हो सकता है उन्हें? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कोविड, कि काफी समय तक, पहले तो जिनको होता है कोरोना, 85% लोग तो बिना उसके किसी भी सिम्टम्स के उनको पता भी नहीं लगता और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन 15% लोग जिनको थोड़ा सा कोरोना ज्यादा होता है, उसमें से कुछ लोगों को काफी देर तक सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे में कि हो सकता है कि उनको काफी देर तक हाथ पांव में दर्द रहे, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को जिनको पल्मोनरी सिम्टम्स ज्यादा हुए होते हैं, जिनके लंग्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा दूर चलने पे, थोड़ा सा चलने पे उनका सांस फूलना शुरू हो जाए। तो सबसे जरूरी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करते रहें, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, क्योंकि लंग्स में कोरोना इफेक्ट करता है, और जब कोरोना लंग्स में इफेक्ट करता है, जिनको ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं तो उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो वो फाइब्रोसिस का जो सिम्टम्स हैं काफी देर तक रहते हैं, लेकिन यदि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, हम वॉक करेंगे, अपने आप को ताजी हवा में रखेंगे, तो धीरे धीरे करके सिम्टम्स चले जाएंगे। कुछ लोगों में कोगुलेशन पैथी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जैसे हो सकता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, या थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये सिम्टम्स आपके धीरे धीरे करके चले जाएंगे। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सोच ही लीजिए कि मुझे अपने आप को ठीक होना है, संतुलित आहार लेना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। एकदम आप एक्सरसाइज मत करिए, थोड़ी थोड़ी करके एक्सरसाइज करिए। जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ है तो गुब्बारा फुलाएं, 6 मिनट, एक हम बोलते हैं 6 मिनट एक वॉक टेस्ट होता है, वो आप 6 मिनट टेस्ट करिए अपने आप को। आप नाक से सांस लीजिए, नाक से लंबा सांस लीजिए, थोड़ा देर अपने आप को रोकिए और फिर मुंह से सांस निकालिए। ये धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, और आपको प्रॉब्लम जो भी आपको होती हैं थोड़ी देर तक रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारे साथ एक और अटेंडी हैं, संतोष देवतली जी, और वो उनका सवाल है कि क्या ये सच है कि इसके सेल्स जो हैं, यानी कि जो वायरस है, ये हवा में मौजूद है? संतोष जी, आपको एक बताएं, जो वायरस होता है, वायरस ना एक सेल नहीं होता, ये बाहर बिल्कुल
इसमें कोई जान नहीं है। बैक्टीरिया और वायरस में यही फर्क है। बैक्टीरिया बाहर भी एक सेल है, उसमें जान है, लेकिन वायरस के अंदर बाहर कोई जान नहीं है। वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तभी उसके अंदर जान आती है। हाँ, और बाहर ये फैल बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो हमारे शरीर के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। इसलिए हाँ, ये और बात है कि वो थोड़े दिन तक जिंदा रह सकता है, 2 से 3 दिन। यदि ये हम डिस्टेंस को मेंटेन कर लेंगे, हम आपस में दूरियां मेंटेन करेंगे, आसपास की एनवायरनमेंट को सफाई रख लेंगे, तो ये आपने जो हमारे को नहीं हमारे पास आ पाएगा, जल्दी मर जाएगा। और ये मर जाएगा तो ये बाहर तो फैल ही नहीं सकता, बाहर तो ये पनप नहीं सकता, इसको हमारे शरीर के अंदर जाना ही है। हाँ, ये हवा में रह सकता है। पहले हम कहते थे कि कांटेक्ट रखिए, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें जानकारी मिली तो हमें ये भी पता लगा कि एयरबॉर्न भी हो सकता है। तो एयरबॉर्न हो सकता है, लेकिन यदि हम एहतियात बरतेंगे, हम डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, मास्क पहनेंगे, तो ये अपने आप में मर जाएगा, क्योंकि ये बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ इंदौर के एमपी जो हैं शंकर लालवानी जी, वो भी मौजूद हैं। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार। विश्वास न्यूज़ के इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा आपसे भी एक सवाल है। सर, वैक्सीन को लेकर सोसाइटी के कुछ हिस्सों में अलग अलग अफवाहें और झूठ फैला हुआ है और दुष्प्रचार फैला हुआ है। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि वो डर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी ओर से वैक्सीन से जुड़ी भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता के स्तर पे कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वास ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा वेबिनार आपने आयोजित किया। और वैक्सीनेशन को लेके हमने शुरुआती दौर से ही एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि इंदौर में और इंदौर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाए। और उसमें नई दुनिया परिवार, मीडिया के सभी साथियों ने बहुत ही सहयोग दिया और एक वातावरण यहाँ बन गया कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। मुझे ध्यान है शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, और उस समय हमको ऐसा लगा कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल में लोग वैक्सीन लगाने में थोड़े हिचकिचाहट रहेगी। पर मैं आपको बताऊं कि आश्चर्यजनक रिजल्ट आए हमारे, जब हमने वैक्सीनेशन के पहले दौर में रूरल एरिया का हमने निकाला, तो लगभग 84-85% ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन हुआ और शहरी क्षेत्र में लगभग 53-54% हुआ, 54%। तो हमको ऐसा लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा होगा, तो हमने पूरा अटेंशन ग्रामीण में दिया था। तो मुझे बताते खुशी कि हमारे इंदौर के ग्रामीण के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हो सकता है रेयर 1-2 केस ऐसे रहे होंगे जिसमें कुछ ऐसी बातें रही होगी कि जिसमें वैक्सीनेशन को लेके कुछ इशू रहे होंगे। ये इशू सब जगह रहते हैं। इंदौर का एक उदाहरण बताता हूँ, एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की जब बात आई तो पूरा स्टाफ वैक्सीनेशन लगा ही नहीं रहा था। सवेरे से ही उनका नंबर था। जब तक उनके हॉस्पिटल के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर ने वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत करी, फिर सबने पूरे पैरामेडिकल स्टाफ ने वैक्सीनेशन लगाई। तो ये अवेयरनेस मुझे लगता है कि शहरों में और ग्रामीण में दोनों में चलनी चाहिए। और इंदौर इस मामले में सौभाग्यशाली है कि जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव किया बहुत ही बड़े पैमाने पे किया और हर क्षेत्र में किया। और लगभग जैसे कि बताया अवस्थी जी ने कि 28 लाख के आसपास हमारा इंदौर की वैक्सीनेशन का टारगेट है। उसमें हमने 16 लाख डोज लगा दिए हैं। 14 लाख कुछ पहला डोज है और बाकी 2 लाख कुछ दूसरे डोज हैं। तो हम ड्राइव बहुत तेजी से कर रहे हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमने वैक्सीनेशन सेंटर अलग अलग, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े क्षेत्र हैं, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर प्रशासन ने खोले। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी ने मिलकर, संगठन ने, जनप्रतिनिधि ने, सामाजिक संगठनों ने, यहाँ तक कि एक गांव में मैं गया था, उस गांव में थोड़ी महिलाएं बुर्का सर ढकती हैं तो वो पुरुषों के सामने नहीं आती, तो उनके लिए हमने एक देपालपुर में पिंक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया महिलाओं का अलग, ताकि महिला बेहिचक जाए और टीकाकरण करें। और वहां सब हेल्थ वर्कर भी महिलाएं थी। तो ये इसलिए करा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन में जाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन के सेंटर हमने इंदौर में हर विधानसभा क्षेत्र में खोले, हर वार्ड में, नगर निगम। हमने यहाँ पर एक
जो ड्राइव करा उसमें जो शहरी क्षेत्र है उसमें हमने नगर निगम को इन्वॉल्व करा, क्योंकि नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो रहते हैं वो हर गली मोहल्ले में, चाहे स्वच्छता की बात हो, संपत्ति का लेना हो, तो उनको एक एक मोहल्ले की जानकारी रहती है, तो उनको हमने इन्वॉल्व किया। और ग्रामीण क्षेत्र में हमने सीओ जिला पंचायत जो ग्रामीण के लोग रहते हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे ग्राम सेवक है और सरपंच है, पंच है, तो ये एक ड्राइव हमारा लगातार चलता रहा और सभी सामाजिक संगठनों ने इसमें इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारे समाजों ने अपने कैंप लगाए और सामाजिक स्तर पर करा और समाज की तरफ से एसोसिएशन ने करा। इंडस्ट्री वालों ने तो ये कहा कि बिना वैक्सीन के हम मजदूरों को प्रवेश नहीं देंगे। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग करा। अभी हमने थोड़े दिन पहले हमारे कुछ सेंटर थे जहां पर कि जो मजदूर लोग हैं वो सवेरे इकट्ठे होते हैं, उन 22 स्थानों पर हमने सवेरे जब मजदूर इकट्ठे होते हैं वहां पर जाके उनको वैक्सीनेशन किया। तो बस्ती क्षेत्र हो, विकलांग हो, यहाँ तक कि हमें भिक्षुक लोग जो रहते हैं वो जाते नहीं, उनको भी वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना वैक्सीनेशन उपलब्ध हो उससे ज्यादा हम करें और मुझे लगता है इसमें आपका साथ मिल रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बताया कि किस तरह से आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया वैक्सीनेशन के लिए। ये लिटरली बहुत ज़्यादा काबिल-ए-तारीफ़ है।